गुड इवनिंग। आज के इस लाइव सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बेसिकली जो डिस्कस करेंगे वो आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक टॉपिक है जो आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, उसको आप कंप्लीट करवा दो। तो देखो, वैसे तो मैंने इसलिए थोड़ा सा ये सोचा था मैंने कि काफ़ी लेंथी हो जाएगा बच्चों के लिए, लेकिन सब लोगों का था कि सर एक बार एक एक क्वेश्चन वहाँ से आता है, तो एक बार आप इस एक क्वेश्चन का जो भी है जितना भी हो सकता है सर आप लोग एक बार करवा दो। तो देखो, उस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए या उस क्वेश्चन के लिए हमें कुछ सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी। देखो देखो उसके लिए लगभग हमें 4-5 क्लासेस चाहिएंगी। वैसे जो पार्ट है आपका जो क्वेश्चन वाला वो हमेशा पीएस से आता है, लेकिन फिर भी हमें कुछ और चीजें भी डिस्कस करनी होती हैं। तो मैं आपको एक बार बेसिक जितना भी 3-4 क्लास में हो पाएगा सारा मैं करवा दूंगा आप लोगों को। देखो, हम लोग अब इस चैप्टर को स्टार्ट करें। देखो, जैसा कि नाम से क्लियर है, आयनिक साम्य या आयनिक इक्विलिब्रियम। देखो एक्चुअल में होता क्या है मैं बता दूं आप लोगों को कि आपका सपोज कोई भी एक रिएक्शन है, जैसे हम लोग कह दें यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सपोज, देखो सपोज जैसे आपका बोल दिया जाए कि ए से हमारा बी बन रहा है, ए से हमारा क्या बन रहा है, बी बन रहा है, और यहाँ पे मैं एक सिंबल लगा देता हूँ इक्विलिब्रियम का। अब दो कंडीशंस में देखो क्या है, ये बेसिकली ये जो इक्विलिब्रियम है जिसे मैं बोल रहा हूँ इक्विलिब्रियम, देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, पहले तो आप लोग ये देखो कि हमारा एक तरफ रिएक्टेंट है और एक तरफ प्रोडक्ट है, इनके बीच में एक साम्य बना हुआ है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनी हुई है। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो रिएक्टेंट है उससे जो प्रोडक्ट बनने की दर है और जो प्रोडक्ट है उससे जो रिएक्टेंट बनने की दर है वो सेम है। एक टाइम आपको लगता है कि ना तो ए से बी बन रहा है और ना बी से ए बन रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। ए से बी भी बन रहा होता है और बी से ए भी बन रहा होता है। बस डिफरेंस ये है कि जो ए से बी बनने की जो रेट है और बी से जो ए बनने की रेट है वो सेम हो जाती है। तो एक बार लगता है कि जो रिएक्शन है वो रुक गई है, बट ऐसा नहीं होता है, ध्यान रख लेना। तो इक्विलिब्रियम क्या है, बात समझ में आ गई। वो एक तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो बनने की दर है वो एक मतलब सेम रेट पे रहते हैं वो। अब देखो, ये जो इक्विलिब्रियम है वो बेसिकली दो तरह का हो सकता है। ये जो इक्विलिब्रियम है वो बेसिकली दो तरह का हो सकता है। देखो, दो तरह का होने का सेंस क्या है, देखो यहां से ये भी समझ लेना आप लोग अच्छे से। देखो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है, जस्ट 1 मिनट, जो इक्विलिब्रियम है वो जो इक्विलिब्रियम है आपका, देखो ध्यान से समझना, दो तरह का इक्विलिब्रियम हो सकता है। ये जो इक्विलिब्रियम हो सकता है ये इक्विलिब्रियम बिटवीन मोलिक्यूल्स हो, ध्यान रखना अच्छी तरह से, बिटवीन मोलिक्यूल्स हो, और हो सकता है बिटवीन आयंस हो। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से चीजें क्लियर होंगी। तो अगर आपका इक्विलिब्रियम मोलिक्यूल्स के बीच में है तो उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ध्यान रख लेना अच्छी तरह से, ये सारा हम लोग किस में पढ़ते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में। और अगर आपका जो इक्विलिब्रियम है अगर वो आयंस के बीच में है तो इसे हम लोग बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। देखो सबसे पहले आप लोगों को यही समझना है कि बेसिकली आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, ये आप लोग अच्छी तरह से समझ लो। तो जो इक्विलिब्रियम अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में है तो उसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, और अगर आयंस के बीच में है तो उसे हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो ये तो देखो आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। आपके सिलेबस में मेनली जो आयनिक इक्विलिब्रियम है, मीन्स हमारा जो मेन टारगेट है वो किस पे रहेगा, हमारा इस पूरे चैप्टर में आयनिक इक्विलिब्रियम में। ये इंपॉर्टेंट चीज है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम होगा वो किसके बीच में होगा,
आयंस के बीच में होगा। ये सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब देखो आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है, जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लिखें। एग्जांपल जैसे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे NaCl है, और NaCl जो है वो किस किस में टूटेगा, Na+ और Cl-। तो इनके बीच में इस Na+ और Cl- और इस NaCl के बीच में क्या रहेगा, आपका इक्विलिब्रियम रहता है, साम्य रहता है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, आगे स्टार्ट करें कि बेसिकली हमें पढ़ना क्या है। आयनिक इक्विलिब्रियम जो हमारा है, जो आयनिक इक्विलिब्रियम जिसे मैं बार बार बोल रहा हूं, इस आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ना क्या है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन टारगेट होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो ध्यान से समझ लो भाई, मेन टारगेट किस पे हमारा, इलेक्ट्रोलाइट्स पे। क्योंकि देखो इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन होता है, और डिसोसिएशन होने से उनसे क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, डिसोसिएशन होगा इलेक्ट्रोलाइट्स का, इलेक्ट्रोलाइट से क्या बनेगा, आयंस। अब देखो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकता है, ध्यान से रखना। ये इलेक्ट्रोलाइट साल्ट भी हो सकता है, आपका एसिड भी हो सकता है, और आपका बेस भी हो सकता है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मेनली जो हमारा टारगेट है आयनिक इक्विलिब्रियम पे, वो हमारा मेन टारगेट इलेक्ट्रोलाइट्स पे रहेगा। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है, एक्वस मीडियम में क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। मींस हम लोग ये कह सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, या हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस हैं जो डिसोसिएट होते हैं, डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, जो डिसोसिएट होते हैं किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या हो सकते हैं, साल्ट हो सकते हैं, एसिड हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं, जो डिसोशिएट होकर के क्या देते हैं, आयंस देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो अब समझो आप लोग चीजों को, एक एक लाइन को आप समझना है कि आयनिक इक्विलिब्रियम में किसका इक्विलिब्रियम की स्टडी करते हैं, आयंस की। और बेसिकली आयंस कहाँ आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में या एक्वस सॉल्यूशन में डिसोशिएट होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स जो डिसोशिएट होते हैं वो डिसोशिएट होकर के आयंस देते हैं, अभी तो आयनिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी। और बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, वो एसिड भी हो सकते हैं, वो बेस भी हो सकते हैं, और वो साल्ट भी हो सकते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे की क्या कहानी है देखो। अब ये जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ध्यान रखना, ये जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनको बेसिकली हम लोग दो पार्ट में डिवाइडेड करते हैं। एक आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक आपके होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो एक्वस मीडियम में ये मान के चलो कि 100% डिसोशिएट हो जाते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं, देखो वो इलेक्ट्रोलाइट चाहे साल्ट हो, चाहे एसिड हो, चाहे बेस हो, वो 100% डिसोशिएट होगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएगा। और अगर मतलब एक दूसरी परिभाषा या डेफिनेशन और होती है कि ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। क्योंकि अगर कोई भी, जैसे ये NaCl है, ये सॉलिड फॉर्म में मान लो, जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे ये आइडेंटिटी को खत्म करके Na+ और Cl- बना देगा। जबकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कभी भी 100% डिसोशिएट नहीं होते हैं। उनकी जो मात्रा है बेसिकली एक जनरल टर्म्स में माना जाता है कि 30 से 50% डिसोशिएट होते हैं। कितने डिसोशिएट होते हैं, 30 से 50% होते हैं। इसका मतलब ये माना जाता है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं। क्योंकि पूरा का, जैसे हमने मान लो किसी मॉलिक्यूल्स में, किसी किसी एक्वस सॉल्यूशन में 100 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के डाले, तो पूरे के पूरे 100 मॉलिक्यूल्स तो डिसोशिएट नहीं होंगे। ये मान लो 50 मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट होकर के एसीटेट आयन और H+ आयन दे दिया, लेकिन अभी भी तो 50 जो मॉलिक्यूल है वो CH3COOH की फॉर्म में रहेंगे। इसका मतलब क्या समझ में आया, जो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से कंप्लीटली खत्म नहीं करते हैं। क्योंकि पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट नहीं होंगे, और डिसोशिएट नहीं होंगे तो आपको पता है कुछ मॉलिक्यूल्स की आइडेंटिटी
बनी रहेगी। क्लियर है भाई? यहां से समझ लो। तो हमने एक तरह से स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बता दिया है। देखो वैसे तो आपको पता है, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो डिस्कस क्या करना है, देखो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं। देखो, और एग्जाम्पल्स में क्या लेंगे हम लोग, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपको क्या करना है, देखो मैंने कहा था इलेक्ट्रोलाइट्स तीन तरह के हो सकते हैं, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है और साल्ट भी हो सकता है। तो देखो कुछ एसिड जैसे HCl, HBr, HiH2SO4, ध्यान रखना और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो मेनली जो हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं वो सारे एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। H2SO4 मैंने लिख दिया था, दोबारा लिख दिया, कोई इशू नहीं है। HClO4 मैंने लिख दिया। ये सारे एसिड्स हैं, और ये कैसे एसिड्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में। ऐसे ही बेस होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, इसके बाद में रूबिडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, सीजियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बेरियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। देखो इनका आपको कुछ बुक्स में ये वीक भी मिलेंगे, तो आप लोग ध्यान रखना, आपको स्ट्रॉन्ग में करके आना है। ये सारे बेस हैं, बस कौन सी कैटेगरी के बेस हैं, मतलब बेस हैं, इलेक्ट्रोलाइट हैं, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में है, ठीक है। इसके बाद कुछ साल्ट, और साल्ट्स में आप लोग कर देना ऑल साल्ट्स, जितने भी साल्ट होते हैं वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें आपका NaCl, KCl, MgCl2, आपका K2CO3, ठीक है। इवन जो आप लोग पढ़ते हो, ये ध्यान रखना, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ACl, AgCl, PbSO4 और कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी ध्यान रखना, ये तीनों भी स्ट्रॉन्ग साल्ट, या हम लोग कह सकते हैं साल्ट होते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये ये तीनों जो है इलेक्ट्रोलाइट तो स्ट्रॉन्ग है, ये स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट होते हैं, अल्प विलेय लवण होते हैं। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना इन तीनों में। इलेक्ट्रोलाइट तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो सॉल्ट है वो स्प्रिंगली सोल्यूबल है, अल्प विलेय सॉल्ट है। और वैसे कैसे है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये भी आप लोग क्लियर कर लेना। अब देखो ये तो आपकी सारी स्ट्रॉन्ग की कहानी हो गई। अब हम लोग कहानी पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी वीक की कहानी पढ़ लेते हैं। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी वही तीन कंसेप्ट आएंगे हमारे, और तीन कंसेप्ट में क्या क्या हो सकता है, वही हमारे एसिड हो सकते हैं। और एसिड में हम लोग क्या क्या लेंगे, जो वीक की कैटेगरी में होंगी, ध्यान रख लेना आप लोग हमेशा, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना, CH3COOH, SCN, ठीक है, ये दो तो एसिड है हमारे। इसके बाद में देखो NH4OH, ये बेस है हमारा। इसके बाद में देखो NH3 हो सकता है, यहाँ पे आप HF भी लिख लेना। अब देखो बहुत सारी बुक्स में, सॉरी ये SCN है, Cl नहीं है, ध्यान रखना, मैंने SCN बोला है। एसिटिक एसिड हो गया, SCN हो गया, HF हो गया। इसके अलावा देखो H2CO3, ये भी कार्बोनिक एसिड है, वीक एसिड की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ऑक्जेलिक एसिड, ध्यान रखना, ऑक्जेलिक एसिड भी वीक एसिड की कैटेगरी में आता है। इसके बाद में H2O, H2O तो वैसे एम्फोटेरिक है, एसिड भी होता है, बेस भी होता है, लेकिन ये अगर एसिड की कैटेगरी में है तो वीक एसिड की कैटेगरी में जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में जाएगा, ध्यान रखना। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर एसिड की कैटेगरी में लिखे तो HNO2 लिख सकते हैं, मेटाफॉस्फोरिक एसिड हमारा होता है। इसके अलावा हाइड्रोबोरिक एसिड, ध्यान रखना, हाइड्रोबोरिक एसिड वीक एसिड में आता है, और वीक एसिड होगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं C2H5,
होल्ड ट्राइस एन, ये भी वीक बेस में आएगा। वीक बेस हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये भी एक तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसके अलावा जो है आपका इसमें एक और लिख लेना H3PO4, ये भी जो है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में जाएगा। ये ध्यान रख लेना सारा का सारा, मैंने राउंड कर दिया है, ये सारे एसिड हैं, बट ये सारे एसिड जो है हमारे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में जाएंगे, ये ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। इसके अलावा कुछ सॉल्ट, सॉल्ट में देखो जैसे आप लोग ध्यान रखना, एक तो HgCl2, HgCl2 है वो बेसिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में जाएगा। ये एग्जाम्पल मैंने जितनी कोशिश हो सकती थी, मेरी पूरी कोशिश है कि सारे के सारे एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे रखने की कोशिश की है। देखो आप इनको दो चीजों में से हम लोग वो कर लेना, क्लासिफाई। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आएंगे और सारे साल्ट आ जाएंगे, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में वीक एसिड आएंगे, वीक बेस आएंगे और मुश्किल से कोई एक आधा सोल्ट जो मैंने लिख दिया जैसे HgCl2। बाकी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैक्सिमम जो सॉल्ट है वो आपके जो सॉल्ट होंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे हम लोग चले इससे पहले, तो देखो हमारे पास एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आ गया है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट या तो 100% डिसोशिएट होगा या फिर 30 से 50% डिसोशिएट होगा, ये जनरल क्राइटेरिया है। बाकी हम लोग क्लियर कट नहीं कह सकते कि कितना डिसोशिएट होगा। तो अगर हमें किसी भी सॉल्ट का या किसी भी एसिड का किसी भी बेस का अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, ध्यान रखना क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखो एक एक लाइन आप लोग समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग बोलते हैं अल्फा। और ये जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो होता है, कोई भी सॉल्ट है उसका नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएट, कि कोई भी टोटल मोल कितने भी हैं उनमें से कितने मोल डिसोशिएट हो गए हैं, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स, बस इन दोनों का जो रेशियो होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके, उस इलेक्ट्रोलाइट का। हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है और हम अगर उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है जिसे हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा क्या है, वो अमाउंट है, जैसे मान लो किसी भी सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला, उस इलेक्ट्रोलाइट का कितना पार्ट, मतलब हम लोग कह सकते हैं वियोजन की मात्रा अल्फा, कि जैसे 100 मॉलिक्यूल डाले तो उनमें से कितने मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो गए, उसको हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएट, की कितने मोल डिसोशिएट हो गए और टोटल कितने मोल लिए थे। सपोज हमने एसिटिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल लिए, और सपोज तो इसकी सपोज इनमें से मान लो कि 60 मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो गए। कितने मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो गए, 60 मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो गए, और टोटल कितने हैं 100। तो यहाँ पे जो होगा आपका 0.6 अल्फा का जो एक तरह से अल्फा की जो मात्रा आएगी वो 0.6, और अगर इसको परसेंटेज में लिखे तो कितना परसेंट डिसोशिएट हो गया है, 60%। देखो मैं ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूं कि इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। देखो अगर आपको परसेंटेज में बोलेगा तो उसको ये बोलेगा कि 60% डिसोशिएट हो गया है, और अगर सिंपल विदाउट परसेंटेज बोलेगा तो वो कहेगा कि 0.6 इतना पार्ट जो है, जो अल्फा है वो कितना है, 0.6 है। अगर 100 मॉलिक्यूल्स में से 60 मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हो जाते हैं। एक चीज आपको अब समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से, बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोग कितने मोल्स, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि कैसे हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है भाई, अब देखो आगे चलते हैं। देखो अब इसी चैप्टर में एक हम लोग लॉ पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जिसे बोलते हैं हम लोग ओस्टवाल्ड लॉ। ओस्टवाल्ड लॉ ध्यान रखना, कौन सा लॉ है वो, ओस्टवाल्ड लॉ। ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डिसोसिएशन भी बोलते हैं, और सिंपल ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। ओस्टवाल्ड लॉ भी बोलते हैं, ओस्टवाल्ड डिसोसिएशन लॉ भी बोलते हैं, और ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी बोलते हैं, ध्यान रखना। हाँ ठीक है, देखो इस रूल की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो रूल है वो केवल और केवल डाइल्यूट सॉल्यूशंस पर लागू होता है।
ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ठीक है, इस जो ओस्टवाल्ड लॉ है वो केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन पर यूज होगा। और इसका यूज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका यूज है वो यूज ये है कि इस रूल की हेल्प से हम लोग जो है वो अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। यूज क्या है इसका, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, ये ध्यान रखना, कैलकुलेशन ऑफ अल्फा। और अल्फा क्या है आपको पता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये देखो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है मैं जो बोल रहा हूं आप लोगों के लिए। क्या समझ में आया कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ केवल डाइल्यूट सॉल्यूशंस पर लागू होता है, मींस जिनकी कंसंट्रेशन बहुत कम हो, जिसमें सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो। ठीक है, और इसका यूज क्या है कि इस यूज या इस रूल की हेल्प से या इस लॉ की हेल्प से हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हो, जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कितनी मात्रा वियोजित हुई है, कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ है, जिसे हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखना अच्छी तरह से। अब देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, अगर देखो, अब देखो डिफरेंस करने का टाइम है आप लोगों के पास। मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और मैंने कहा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि वो 100% डिसोशिएट हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जनरली जो अल्फा होगा वो 100% होगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा बराबर 1 होगा। अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो 100%, और जनरली अगर अल्फा लिखेंगे विदाउट परसेंटेज तो वो कितना होगा, 1 होगा। क्योंकि अगर 100 मॉलिक्यूल लिए हैं और 100 के 100 ही डिसोशिएट हो गए तो कितना आएगा, 1। और अगर इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100%। तो बहुत क्लियर कट कंसेप्ट पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहे वो एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे वो सॉल्ट हो, उसका वियोजन की जो मात्रा है अल्फा जो है उसको बेसिकली 100% कंसीडर किया जाता है। तो हमें अल्फा किसके लिए कैलकुलेट करना, फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, और इसका हो गया है डिसोसिएशन और ये कन्वर्ट हो गया है ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में माना इसकी कंसंट्रेशन सी थी और ये 0 और ये 0 स्टार्टिंग में, जब इसका डिसोसिएशन नहीं हुआ एट टाइम टी, टी बराबर 0 समय पर। ठीक है, सेकंड टी बराबर टी समय पर, सपोज टी बराबर टी समय पर ये भी अल्फा बन गया और ये भी अल्फा बन गया, तो इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, 1 माइनस अल्फा हो गई। अब ये बना कितना है, सी अल्फा और सी अल्फा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे आया, स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन सी थी, सपोज 1 माइनस अल्फा, मान लो सी थी, उनमें से इतनी कंसंट्रेशन 1 माइनस अल्फा डिसोशिएट हो गई, तो ये कितना बन गया, सी अल्फा बन गया, ये भी सी अल्फा बन गया, और यहाँ पे सी आ गया। बिल्कुल सही है। अब अगर हम लोग इसका डिसोशिएट, यहाँ पे अल्फा आपको पता ही है, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। एक एक लाइन आप लोग समझते चलना, देखो कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग मेरे से पूछ लेना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, स्टार्टिंग में ए बी की कंसंट्रेशन सी थी, ए प्लस की 0, बी माइनस की 0, उसके बाद कितना अमाउंट, अल्फा अमाउंट डिसोसिएट हो गया, तो कितना बचा, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा। अगर एक कई बार बुक्स में आपको अलग से भी मिलेगा, ये स्टेप और मिलेगा, ये 1 बाई अल्फा मिलेगा, मतलब ये आपको स्टार्ट में 1 मिलेगा, ये 1 माइनस अल्फा मिलेगा, ये 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा। लेकिन जब ये जो 1 माइनस अल्फा होगा उस कंडीशन में ये अल्फा मिलेगा और ये भी अल्फा मिलेगा। जब कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखेंगे तो सी 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। अब आपको पता है कि अगर हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना हो तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। देखो इस चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत है, इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग इनकी जगह कंसंट्रेशन की वैल्यू रखते हैं, तो एक की कंसंट्रेशन सी अल्फा, इसकी कंसंट्रेशन सी अल्फा, सॉरी प्लस नहीं आएगा, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, और नीचे क्या लिख दूंगा मैं, C1 माइनस अल्फा। ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। अब ऊपर क्या लिख सकता हूं, देखो अब आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे गुणा लगा देना,
मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वापस, आपका हो गया है सी स्क्वायर एल्फा स्क्वायर अपॉन सी वन माइनस एल्फा, और ये किसके बराबर है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखो एक सी से एक सी कैंसिल कर जाएगा आपका, तो के बराबर आपका हो जाएगा सी एल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस एल्फा, और इसको आप लोग दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखो ये इक्वेशन तभी वैलिड है, ध्यान रखना, ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब अल्फा जो है लेस देन 5%। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जब अल्फा लेस देन 5% हो, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 5% से कम अमाउंट डिसोसिएट हो, तब ये इक्वेशन नंबर 1 जो है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ये ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इक्वेशन कब वैलिड है, जब अल्फा लेस देन 5% हो। ठीक है, अब अगर हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, इफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, देखो एक एक लाइन आप लोग समझ जाना अच्छी तरह से। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा, जो आपका अल्फा है वो वेरी सॉरी अल्फा बहुत कम होता है, जस्ट 1 मिनट, आपका अल्फा जो है just 1 मिनट, वो वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाएगा। अल्फा 1 से बहुत कम होता है, तो आपको क्या लिखा जाएगा, ये वेरी वेरी लेस देन 1, और इस कंडीशन में 1 माइनस अल्फा बराबर हम लोग लिख देंगे 1। देखो चेक करते जाना आप लोग, तो आपका जो इक्वेशन 1 है वो आपका बन जाएगा के बराबर सी अल्फा स्क्वायर। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ओस्टवाल्ड रूल का यूज क्या है, हमें अल्फा कैलकुलेट करना है, और यहां से देखो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो अल्फा होगा वो आपका हो जाएगा अंडर द रूट के अपॉन सी। चेक कर लो भाई आप लोग अच्छी तरह से, और इसे हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ में आया कि आपका जो अल्फा है, आपका जो अल्फा है, जो वियोजन की मात्रा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी होता है। मींस हम लोग कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी वियोजन की मात्रा उतनी ही कम होगी। ध्यान रखना अच्छी तरह से, आप लोग ये मत समझ लेना कि हमने ज्यादा अमाउंट ले लिया तो वियोजन ज्यादा होगा, नहीं, ये ध्यान रखना, कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, जो डिसोसिएशन है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उतना ही कम होगा। अब आगे और चलो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखो अच्छी तरह से समझना इन सारी चीजों को। सॉरी, ये अल्फा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट सी, सी नहीं आएगा, अंडर, यहां से देख लो, ये जो अल्फा है वो अंडर द रूट सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस हम लोग कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी अल्फा उतना ही कम होगा। अब आपको सबको पता है कि जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो हमारा कंसंट्रेशन है वो होता है 1 अपॉन वी बराबर सी, ये कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, तो 1 मोल वी वॉल्यूम में घुला हुआ है, तो यहां से हम लोग इस सी की जगह क्या लिखेंगे, वी लिख सकते हैं। इस सी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, वी लिखेंगे। ध्यान से समझ लेना, ये जो सी है इसकी जगह क्या होगा, 1 अपॉन वी होगा, और 1 अपॉन वी होगा तो देखो आपका अल्फा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 एंड 4 से, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देना, और 3 और 4 से मैं सीधा लिख रहा हूं, आप लोग देख लेना, आपका हो जाएगा के वी। ये अच्छी तरह से ध्यान, और इसको हम लोग जो भी आप देना चाहो इक्वेशन नंबर 5 हम लोग इसको दे देंगे, क्योंकि हुआ क्या आपको पता चली गया होगा, इस सी की जगह, इस सी की जगह हम लोग रखेंगे 1 अपॉन वी, तो इस, देखो मैं बता दूं आप लोगों को, अगर अंडर दी रूट क्या है के, और इसकी जगह रखेंगे 1 अपॉन वी, ये वी ऊपर आ जाएगा, तो आपका अल्फा बराबर हो जाएगा अंडर दी रूट के वी। चेक कर लो देखो आप लोग अच्छी तरह से, तो यहां से देखो, अब देखो यहां से एक नया रूल निकल के आ गया कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट वी। वी मतलब वॉल्यूम, मतलब आयतन, मतलब वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा, मतलब वॉल्यूम ज्यादा कब होगा, जब उसका डाइल्यूशन होगा, तो वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा अल्फा की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए तो कहते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसके लिए डाइल्यूशन करने पर, मींस आयतन बढ़ाने पर उसका वियोजन बढ़ जाता है, उसका डिसोसिएशन बढ़ जाता है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ गई हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ गई हैं कि जो आपकी वियोजन की मात्रा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट वी।
कि मीन्स अगर हम लोग वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो वियोजन बढ़ेगा, और अगर हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे मीन्स वॉल्यूम को कम करेंगे तो आपका अल्फा बढ़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये अल्फा ही तो हमें कैलकुलेट करना था। ये आप लोग ध्यान रख लेना अच्छी तरह। ठीक है, अब यहां से एक चीज और समझ में आती है, देखो मैं क्यों बता रहा हूं, यही चीजें काम में आएंगी। अगर ये आपका ए प्लस है तो ए प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होती है, सी अल्फा। बी माइनस की कंसंट्रेशन भी कितनी होगी, सी अल्फा। और ये सारी जो कहानी है वो किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होती है। जैसे अगर आपके पास सपोज कोई एसिड है CH3COOH, इसका डिसोसिएशन होकर के क्या बनेगा, CH3COO माइनस और H प्लस, ये तो एसिड है। तो अगर आपसे कोई ये कहे कि इस H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो कितनी करोगे, सी अल्फा। इसकी कितनी होगी, सी अल्फा। इसकी कितनी है, C1 माइनस अल्फा। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, C, क्योंकि जितना अमाउंट डिसोसिएट होगा उतना ही तो CH3COO माइनस बनेगा। जितना अमाउंट डिसोसिएट होगा CH3COOH का उतने ही तो H प्लस आयन बनेंगे। तो आप ध्यान रखना, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स चाहे वो वीक एसिड हो, चाहे वीक बेस हो, चाहे वीक साल्ट हो, अगर हमें आयंस की कंसंट्रेशन निकालनी है अलग अलग तो वो हमेशा किसके इक्वल होगी, सी अल्फा के इक्वल होगी। मीन्स जब तक हमें अल्फा का मान पता नहीं होगा तब तक हम लोग H प्लस आयन या OH माइनस की कंसंट्रेशन का पता नहीं लगा सकते। ध्यान रख लेना। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब हम लोग पीएच निकालेंगे, जब हम लोग पीएच निकालेंगे या पीओएच निकालेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए या वीक एसिड और वीक बेस के लिए, तब वो आपको कंसंट्रेशन नहीं देगा। उस समय वो आपको जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन देगा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देगा। उस कंडीशन में आपको H प्लस की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, और H प्लस की कंसंट्रेशन से हम लोग कैलकुलेट करेंगे पीएच। तो ध्यान रखना, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन यूज हमने कर लिया है, यूज उसका यूज क्या है, हमें अल्फा निकालना है, और अल्फा निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है। कुछ भी देख के पूछ सकता है। ए प्लस की कंसंट्रेशन हमें पता है सी अल्फा, बी माइनस की कंसंट्रेशन हमें पता है सी अल्फा, ध्यान रख लेना। और जो ए बी था उसकी कंसंट्रेशन हमें पता है किसी समय टी पर C1 माइनस अल्फा। ये पांचों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही काम आएंगे जब हम लोग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन या फिर OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करें। दूसरा, ये रूल आप लोग ये जो है रिलेशन ध्यान रखना, अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट सी, मींस कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी वियोजन की मात्रा उतनी ही कम होगी, और वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा डिसोसिएशन उतना ही ज्यादा होगा। तो देखो यहां तक एक सिंपल चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। और कौन सी चीजें डिस्कस कर ली हैं सिंपल, हमने हमने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ लिया है, ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लो पढ़ लिया। ठीक है, आगे चलें। आगे की क्या कहानी है देखो। अब देखो ये तो सिंपल चीज है, बेसिक मैंने बताया है। अब देखो इस बेसिक को धीरे धीरे आगे पढ़ाएंगे। देखो अभी मैंने बताया आपको कि जो आपके इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो सकता है, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, और सॉल्ट हो सकता है। देखो सॉल्ट सबको पता है, सॉल्ट जो है वो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं। एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या बनता है, आपका सॉल्ट बनता है। ऐसा सॉल्ट बनेगा वो हम लोग आगे डिसाइड करेंगे। अब देखो हमारे पास दो चीजें निकल के आ गई हैं जो हमें पता होना चाहिए पहले आगे बढ़ने से पहले। एक तो हमें पता होना चाहिए कि एसिड क्या होते हैं। पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, एसिड के बारे में बात। और देखो एसिड के बारे में हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले ध्यान रखना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। देखो एसिड्स को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली 5 थ्योरीज दी जाती हैं, जिनमें से 3 थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक लक्स फ्लड थ्योरी होती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और एक हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी है जिसका यहाँ पे यूज नहीं है। यहाँ पे हम लोग एसिड्स को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली 3 थ्योरी डिस्कस करेंगे। एक हमारी होती है आरेनियस थ्योरी। पहला कंसेप्ट है
आरेनियस थ्योरी, ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से, ये आरेनियस साइंटिस्ट ने दी थी। और आरेनियस ने क्या बताया था, आरेनियस ने क्या बताया था, ध्यान रख लेना। आरेनियस ने ये कहा था कि वो सारी स्पेसीज जो H प्लस देती हैं, बट किसमें, यूज H प्लस इन वाटर, आर नोन एज एसिड। ये ध्यान रखना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत बोल देना कभी भी कि जो H प्लस देती हैं, नहीं, जो H प्लस देती हैं इन वाटर दैट्स कॉल्ड एसिड। और इसी ने बताया कि जो स्पेसीज O माइनस देती हैं किसमें, वही इन वाटर, आर नोन एज बेस। बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है आरएनएस थ्योरी की, जो स्पेसीज H प्लस देगी और जो स्पेसीज OH माइनस देगी, बट किसमें, वाटर में। जो H प्लस देगी वो एसिड, जो OH माइनस देगा वो बेस, दैट्स कॉल्ड। अगर कोई भी स्पेसीज है, मान लो हमारे पास सपोज ये HX है, और HX जब डिसोशिएट होगा इन वाटर, ये जरूर ध्यान रख लेना, ये HX किस में ले रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन में, तो आपका क्या बनेगा, H प्लस एक्वस बन जाएगा और X माइनस एक्वस बन जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट, ऐसे ही अगर आपका कोई बेस है, सपोज MOH है, वही किस में लेंगे, एक्वस में, तो आपका M प्लस यहाँ पे एक्वस कंडीशन में होगा और OH माइनस ये भी आपका एक्वस कंडीशन में। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है कि आपको सबको पता है कि OH माइनस तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन ध्यान रखना कभी भी जो है वो H प्लस वो बेयर स्पेसीज होती है। बेयर स्पेसीज का मतलब, या बेयर प्रोटोन बोलते हैं इसको, बेयर प्रोटोन का मतलब होता है नग्न प्रोटोन। नेल्ड जिसे प्रोटोन बोलते हैं, जिसे बेयर प्रोटोन बोलेंगे या नग्न प्रोटोन बोलेंगे, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। आप ध्यान रखना कभी भी एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस से ज्यादा एसिडिक कोई स्पेसीज नहीं हो सकती, ध्यान रख लेना। और OH और H माइनस से ज्यादा बेसिक नहीं हो सकती। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस से ज्यादा एसिडिक नहीं हो सकता और H माइनस से ज्यादा बेसिक नहीं हो सकता कोई भी स्पेसीज, बट एक्वस सॉल्यूशन। तो ये बेयर प्रोटोन होता है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये क्या करता है कि ये एस्ट्रो मोलिक्यूल से रिएक्शन करके ये H3O प्लस बना लेता है। देखो इस H3O प्लस के दो नाम है, आपको कई जगह मिलेगा हाइड्रोनियम आयन, ध्यान रख लेना, कई जगह आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन, और कई जगह आपको मिलेगा हाइड्रोक्सोनियम आयन। दोनों एक ही चीजें हैं, ध्यान रख लेना। हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिनियम आयन दोनों चीजें सेम हैं। कैसे बनता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि एक्चुअल में ये स्टेबल नहीं होता है, और स्टेबल नहीं होने की वजह से आगे चलते हैं। देखो जस्ट एक मिनट, आगे चलते हैं। देखो थोड़ा सा एक कोई फोन ऑन था, देख लिया है। देखो तो कहानी समझ में आ गई कि H प्लस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, वो एस्ट्रो से रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोक्सोनियम आयन बना। तो यहाँ पे जो एक, ये तो समझ में आ गया कि H प्लस क्या है, OH माइनस देते, जो एसिड है H प्लस देगा इन वाटर, इन एक्वस सॉल्यूशन OH माइनस बेस देगा इन एक्वस सॉल्यूशन। H प्लस की कहानी बता दी। अब देखो इस जो थ्योरी है, जो आर्हेनियस थ्योरी है, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि ये जो एसिडिटी और बेसिसिटी को एक्सप्लेन करता है वो केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही करता है। मतलब सॉलिड स्टेट में या फिर विदाउट एक्वस सॉल्यूशन जो है, ये थ्योरी एसिड बेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। पहला ड्रॉबैक है किसका, आर्हेनियस थ्योरी। ये ड्रॉबैक है क्योंकि आर्हेनियस थ्योरी एसिडिटी और बेसिसिटी को समझाने के लिए एक्वस सॉल्यूशन की प्रेजेंस को मस्ट करता है।
कि विदाउट एक्वस सॉल्यूशन हम लोग नहीं समझा सकते कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, ये इसकी लिमिटेशन हो गई। ठीक है, इसके अलावा देखो दूसरा जो ड्रॉबैक था इसका, यहाँ पे हम लोग ड्रॉबैक की बात कर रहे हैं, इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, इसकी जो लिमिटेशंस हैं उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहली ड्रॉबैक या लिमिटेशन क्या है कि ये सॉल्यूशन, ये जो थ्योरी है वो केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही एसिडिटी और बेसिसिटी को एक्सप्लेन करती है। विदाउट एक्वस सॉल्यूशन ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती एसिडिटी और बेसिसिटी को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये थ्योरी केवल एक्वस सॉल्यूशन में, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही एक्सप्लेन करेगी। अगर हम लोग एक्वस सॉल्यूशन की जगह दूसरा सॉल्यूशन ले लें, जैसे हम लोग लिक्विड अमोनिया ले लें या फिर हम लोग लिक्विड SO2 ले लें, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, या फिर हम लोग अल्कोहल ले लें, ठीक है, ये थ्योरी एसिडिटी और बेसिसिटी को केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही एक्सप्लेन करती है। अगर हम लोग दूसरा सॉल्यूशन ले लें जैसे लिक्विड अमोनिया, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड और अल्कोहल ले लें, तो भी ये थ्योरी जो है एसिडिटी और बेसिसिटी को एक्सप्लेन नहीं करेगी, ध्यान रख लेना। क्लियर है भाई? एक एक चीज आप लोग समझ लो, ड्रॉबैक्स जो मैं बता रहा हूं इस थ्योरी के। नंबर 3 पे हम लोग बात करते हैं। देखो नंबर 3 थ्योरी क्या कहती है कि हमारे पास बहुत सारी स्पीसीज ऐसी होती हैं जो H+ नहीं देती हैं। जैसे हमारे पास, जैसे देखो CO2, SO2, SO3, ये सारी स्पीसीज देखो एसिड की तरह बिहेव करती हैं, लेकिन फिर भी देखो एसिड की तरह बिहेव करती हैं, इनमें H+ नहीं होता है, इसलिए ये जो स्पीसीज हैं इनकी एसिडिटी को भी आर्हेनियस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है, ध्यान रख लेना। क्योंकि आर्हेनियस थ्योरी तो केवल उनकी एसिडिटी को बताएगी जो क्या देते हैं H+, इनमें H+ नहीं है, इसलिए इनकी एसिडिटी को आर्हेनियस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, ध्यान रखना। इसके अलावा देखो कुछ कंपाउंड्स, जैसे हम लोग कह सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, NH3, अमोनिया, MgO, ये सारे बेस हैं और ये बेस की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन ध्यान रखना इनमें से कोई भी OH- नहीं देता, तो इनकी बेसिसिटी को भी आर्हेनियस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। मींस क्या समझ में आया कि ऐसे एसिड जो H+ नहीं देते और ऐसे बेस जो OH- नहीं देते हैं, इनकी बेसी एसिडिटी और बेसिसिटी को आर्हेनियस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखना, ये 3 ड्रॉबैक आपको ध्यान रखने हैं किसके, आर्हेनियस थ्योरी के। पहली कंडीशन, इसमें सॉल्वेंट की प्रेजेंट मस्ट है, विदाउट सॉल्वेंट आर्हेनियस थ्योरी कुछ भी नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक कि सॉल्वेंट प्रेजेंस मस्ट है, लेकिन वो भी केवल एक्वस सॉल्यूशन, वाटर में ही एसिडिटी और बेसिसिटी को एक्सप्लेन करती है। अगर हम लोग कोई दूसरा सॉल्वेंट ले जैसे लिक्विड अमोनिया, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, अल्कोहल, तो भी ये थ्योरी एसिडिटी और बेसिसिटी को समझाने में फेल हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे एसिड्स ऐसे होते हैं जो H+ देते हैं, H+ नहीं देते हैं। बहुत सारे बेस ऐसे होते हैं जो OH- नहीं देते, उनमें होते ही नहीं है H+ और OH- उनमें होते ही नहीं है, फिर भी वो एसिड और बेस की बिहेव करते हैं, तो उनकी एसिडिटी और बेसिसिटी को भी आर्हेनियस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये 2 थ्योरी है, ये सॉरी 3 ड्रॉबैक है आर्हेनियस थ्योरी के, वो आप लोग ध्यान रखें। देखो कुछ एग्जांपल्स की बात करें, अगर हम लोग आर्हेनियस एसिड और बेसेज की बात करें, बट किस में, इन वाटर, तो देखो हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हैं जैसे H2SO4, HCl, HBr, ये सारे H+ देंगे, HI, HClO4, ये सारे आर्हेनियस एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल है ये आर्हेनियस एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही कुछ बेस, जैसे अगर हम लोग बात करें NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे आर्हेनियस बेस के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं OH- देंगे। ये सारे क्या देंगे एक्वस सॉल्यूशन में H+, और ये सारे एक्वस सॉल्यूशन में क्या देंगे OH-। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट आर्हेनियस थ्योरी। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट थ्योरी हो गई है आर्हेनियस थ्योरी। अब हम लोग, मैंने क्या कहा था, 3 थ्योरी डिस्कस करेंगे हम लोग। कितनी थ्योरी डिस्कस करेंगे?
तीन थ्योरी डिस्कस करेंगे। एक थ्योरी हमने डिस्कस कर ली है आरएनएस थ्योरी, दूसरी थ्योरी पे आते हैं हम लोग, और दूसरी जो हमारी थ्योरी है जो एसिड बेस को एक्सप्लेन करने के लिए यूज की जाती है, वो हमारी थ्योरी है ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड एंड बेसिस। ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड बेस थ्योरी। देखो ये थ्योरी क्या कहती है, ध्यान से समझ लो। ये भी आरएनएस की तरह थोड़ा सा डिफरेंस है। ये थ्योरी ये कहती है कि आपका जो एसिड है, देखो पहला तो ये ध्यान रखना इसमें सॉल्वेंट की प्रेजेंस मस्ट नहीं है। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी स्पेसीज जो H प्लस देगी, जो गिव्स कोई भी एनी स्पेसीज गिव्स H प्लस नोन एज एसिड। और इन्होंने बताया बेस के बारे में कि कोई भी स्पेसीज एक्सेप्ट जो एक्सेप्ट करती है H प्लस माइनस आर बेस। ध्यान रख लेना आरएनएस से थोड़ी सी अलग है। कोई भी स्पेसीज, देखो पहली चीज सॉल्वेंट की प्रेजेंस मस्ट नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट, जो स्पेसीज H प्लस देगी दैट कॉल्ड एसिड, जो OH जो H प्लस लेगी दैट कॉल्ड बेसेज। ठीक है, इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एसिड होता है वो प्रोटॉन डोनर होता है। ध्यान रखना अच्छी तरह से, क्या होता है, प्रोटॉन डोनर होता है। और जो आपका एसिड होता है, सॉरी बेस होता है, वो आपका प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। ध्यान रखना, डोनर और एक्सेप्टर। एसिड प्रोटॉन डोनर, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लें कि सपोज ये आपका NH3 है, ये आपका H2 है। इन दोनों के बीच रिएक्शन होगी, इन दोनों के बीच रिएक्शन होगी तो आपका एक तो बनता है NH4 प्लस और एक आपका बन जाता है OH माइनस। देखो ये तो कन्वर्ट हो गया है इसमें और ये आपका कन्वर्ट हो गया है इसमें। इसका मतलब क्या हुआ है, देखो इसने तो क्या किया, प्रोटॉन दे दिया है। तो ये तो आपका एक तरह से ये किसका काम कर रहा है, एसिड का। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एसिड। देखो ध्यान से समझना भाई अच्छी तरह से। और ये प्रोटॉन ले रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेस। अब देखो एक नया जो प्रोडक्ट बना है, अब देखो ये आपका बेस बना है बट ये कॉन्जुगेट बेस होगा, ये इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा। और ये अब आपका एसिड बना है, ये आपका एसिड बन गया है क्योंकि अब ये H प्लस देगा। ये इस बेस का एसिड बना है, इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मतलब इसने प्रोटॉन का लॉस किया है, तो इसने प्रोटॉन का लॉस किया है तो ये कॉन्जुगेट बेस बन गया है। और इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तो ये कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो गया है। ध्यान रख लेना चाहिए। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या बोलेंगे इनको, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। मतलब ये बेस है, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, ये एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनते हैं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। या हम लोग कह सकते हैं ब्रोंस्टेड एसिड बेस पेयर। ब्रोंस्टेड एसिड बेस पेयर, ये सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोग ध्यान रखें। अब देखो और भी इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी एसिड है, ध्यान रखना, और इसका कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी बेस है और इसका कॉन्जुगेट एसिड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्जुगेट बेस। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो केवल एक H प्लस का डिफरेंस होता है। तो ध्यान रखना, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड होगा यहाँ पे, ये बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनता है और एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ध्यान रखना कि जो आपका कॉन्जुगेट एसिड बेस होगा वो दोनों केवल और केवल एक प्रोटॉन के द्वारा डिफ्रेंशिएट किए जाएंगे। अब इसमें एक लाइन और ध्यान रख लेना आप, जो जो मतलब इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी, कि कोई भी एसिड है और इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा, ध्यान रखना, इस एसिड में इस कॉन्जुगेट बेस से एक प्रोटॉन ज्यादा होगा। मींस हम लोग कह सकते हैं कि एसिड और बेस, अगर कॉन्जुगेट बेस है तो इसमें एसिड से एक प्रोटॉन कम होगा, एक प्रोटॉन कम होगा। और अगर कॉन्जुगेट एसिड है तो एक प्रोटॉन अधिक होगा, एक प्रोटॉन ज्यादा होगा। समझ में आ गई।
कि आपका एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस है, तो उस कॉन्जुगेट बेस में एक प्रोटॉन कम होगा। अगर आपका कोई बेस है और उसका कॉन्जुगेट एसिड है तो उसमें एक प्रोटॉन ज्यादा होगा। ये आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ पे एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने की है, मैं बताता हूं। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर समझ गए आप लोग, ब्रोंस्टेट एसिड बेस पेयर समझ गए आप लोग। जो ध्यान रखने वाली सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं देखो जो एसिड, ब्रोंस्टेट एसिड और बेस दोनों की भांति बिहेव करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं आप लोगों को यहाँ पे। जैसे ये मान लो SCO3 है यहाँ पे माइनस, और इसकी रिएक्शन हम लोग करवा दें H2 से, ठीक है। होगा क्या यहाँ पे देखो, ये H प्लस देगा, ये H प्लस लेगा, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, CO3 2 माइनस, और यहाँ पे आपका बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। तो देखो इससे तो ये बना है आपका, और यहाँ से आपका ये वाला बना है, ठीक है। समझ लो देखो अच्छी तरह से। तो ये तो क्या हो गया आपका, ये तो आपका कॉन्जुगेट एसिड हो गया क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन ज्यादा है, और ये बेस है क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, और ये आपका एसिड है क्योंकि इसने प्रोटॉन दिया है, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया है, ठीक है। अगर इसी रिएक्शन को हम लोग इस तरह से लिख दें, ध्यान से समझना भैया, और ये आपका H2O, अब की बार उल्टी रिएक्शन हो जाए, ये आपका बन गया H2CO3 और ये प्लस, और ये आपका बन गया OH माइनस। तो देखो इससे तो ये बन गया है, यहाँ पे इसने H प्लस दिया है, तो देखो ये एसिड का काम कर रहा है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। देखो समझ लो आप लोग अच्छी तरह से। और ये आपने यहाँ पे इसने H प्लस लिया है, तो H प्लस लिया है तो ये आपका बेस है, और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड में एक प्रोटॉन हमेशा ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो कार्बोनेट है SCO3 माइनस और जो H2O है वो ब्रोंस्टेट एसिड का काम भी करते हैं और ब्रोंस्टेट बेस का काम भी कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो सब्सटेंस हैं जो ब्रोंस्टेट एसिड का काम भी करते हैं और बेस का भी काम करते हैं, इनको बोलते हैं एम्फीट्रोपिक। ये ध्यान रख लेना, उभयधर्मी या उभय प्रोटोनिक, मतलब ये प्रोटॉन दे भी सकते हैं और ये प्रोटॉन ले भी सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे, जैसे जैसे मतलब दो तो हो ही गए आपके, एक तो कार्बोनेट आपका, एक H2O आपका, इसके अलावा देखो आपका HSO4 माइनस, इसके अलावा आपका H3PO4 माइनस, इसके अलावा HSO3 माइनस। ये सारी वो स्पीशीज हैं जो एम्फीट्रोपिक होते हैं। और एम्फीट्रोपिक क्या होते हैं समझ में आ गया, ये प्रोटॉन दे भी सकते हैं और प्रोटॉन ले भी सकते हैं। मींस क्या समझ में आया कि ये जो हैं वो ब्रोंस्टेट एसिड भी होते हैं और ब्रोंस्टेट बेस भी होते हैं। ये आप लोग ध्यान रख लेना अच्छी तरह से, यहां तक आप लोग समझ लो। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स मैं बता देता हूं आप लोगों को, जो हमारे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स की कहानी है। अगर सपोज आपके पास H2O है, इससे अगर बन गया OH माइनस, तो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा O2 माइनस। ये अगर एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, और अगर ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। ध्यान रख लेना, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर कॉन्जुगेट एसिड पूछता है किसी बेस का तो एक प्रोटॉन ज्यादा बता देना, और अगर कॉन्जुगेट बेस पूछता है तो एक प्रोटॉन आप कम बता देना। जैसे आपको कोई पूछ ले HSO4 माइनस, इसका कॉन्जुगेट बेस बताओ, तो इसका कॉन्जुगेट बेस में एक प्रोटॉन कम करना है, मींस SO4 2 माइनस, और आपको कह दे कि इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ, तो आपको क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट एसिड H2SO4 एक प्रोटॉन ज्यादा करना है, ठीक है। आपको पूछ ले NH3 का कॉन्जुगेट एसिड बताओ, क्या बताना है, कॉन्जुगेट एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड में एक प्रोटॉन ज्यादा करना है। ये लो, आपको कह दे कि H2 माइनस इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड ये, और अगर आपको ये पूछ ले कि इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड H2S, और ये कॉन्जुगेट एसिड है इसका, और ये कॉन्जुगेट एसिड है इसका। बस आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल एक प्रोटॉन, जैसे आपसे पूछ ले कि आपके पास एसिटिक एसिड है और आपको कह दे कि इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ,
इसका कॉन्जुगेट एसिड में एक प्रोटॉन ऐड करना है, ये ध्यान रख लेना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। और अगर इसी का कॉन्जुगेट बेस पूछ ले आपसे तो एक प्रोटॉन कम कर देना, मीन्स CH3COO माइनस, एसीटेट आयन जो होगा वो उसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। चेक करो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक सिंपल तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए, बस कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा, बस आप लोग ये ध्यान रखना, जैसे आपको ये पूछ लिया जाए कि हाइड्रोक्सीनियम आयन आपका, अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि आपके पास H3O+ है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड नहीं बनता है, इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और कॉन्जुगेट बेस में एक प्रोटॉन कम कर देंगे तो H2O इसका इसका कॉन्जुगेट बेस होगा H2O। करना कुछ नहीं है, बस एक प्रोटॉन का ध्यान रख लेना आप लोग। प्रोटॉन मतलब ये है कि एक प्रोटॉन अगर कॉन्जुगेट एसिड पूछता है तो एक प्रोटॉन ज्यादा कर देना, और अगर कॉन्जुगेट बेस पूछता है तो एक प्रोटॉन कम कर देना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अच्छी तरह से समझ लो। देखो एक एक लाइन आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, कहीं कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी दूसरी थ्योरी हो गई है, ये थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। और क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछे जाते, बस कोई भी स्पेसीज दे करके उसका कॉन्जुगेट एसिड पूछ लेगा या कॉन्जुगेट बेस पूछ लेगा, बस इतना सा ध्यान रखना। अगर कॉन्जुगेट एसिड पूछता है तो एक प्रोटॉन ज्यादा कर देना, और कॉन्जुगेट बेस पूछता है तो एक प्रोटॉन कम कर देना। दैट्स क्लियर। देखो हमारी तीसरी थ्योरी और लास्ट थ्योरी वो है हमारी लुईस एसिड बेस थ्योरी। लुईस एसिड बेस थ्योरी, देखो इसमें क्या करना है आपको, लुईस एसिड बेस थ्योरी क्या कहती है। देखो लुईस एसिड बेस थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड क्या है, एसिड क्या है, एसिड वो है जो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर, ध्यान रख लेना, लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर। देखो हमेशा लोन पेयर सही नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो सकता है, मैं बताऊंगा आप लोगों को, बट आप बेसिकली ध्यान रखना कि एसिड वो होता है जो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, और जो बेस होता है वो क्या होता है, जो डोनेट लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कोई भी स्पेसीज जो या तो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे वो लुईस एसिड, या फिर जो लोन पेयर डोनेट करे दैट्स कॉल्ड, जो लोन पेयर डोनेट करे वो लुईस बेस होगा। अब वो लोन पेयर भी हो सकता है, और वो ये कंफर्म नहीं है कि मतलब कि वो केवल लोन पेयर ही हो, वो इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो सकता है, ये भी आप लोग ध्यान रखें, क्या हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो सकता है। क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लें यहाँ पे, जैसे आपका ये NH3 है और इसकी रिएक्शन हम लोग BF3 से करवाएं, तो आपको सबको पता है ये लोन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये जो होगा वो आपका लुईस बेस होगा, और ये आपका लुईस एसिड होगा क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, और इन दोनों की रिएक्शन से जो है वो एक एडक्ट बनता है इस तरह का, ये ध्यान रखना। तो जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो लुईस बेस होगा, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड होगा, बस इतना सा ध्यान रख लेना। एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल्स में पहले हम लोग लुईस एसिड लेते हैं, और लुईस एसिड में देखो बहुत टाइप के लुईस एसिड होते हैं, मतलब कौन एक्सेप्ट कर पाएगा लोन पेयर, देखो एक्सेप्ट तभी तो करेगा जब उसके पास लोन पेयर लेने के लिए जगह हो, तो अलग अलग टाइप के होंगे। तो देखो नंबर 1 पे हम लोग डिस्कस करते हैं कंपाउंड्स, मतलब लुईस एसिड वो कंपाउंड्स हैविंग वैकेंट ऑक्टेट, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, वैकेंट और इनकम्प्लीट, ज्यादा सही वर्ड जो होगा वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। और इसमें जो हमारे एग्जाम्पल आते हैं वो सबको पता है, BF3 हो जाएगा, BBr3 आ जाएगा, AlCl3 आ जाएगा, सही है बिल्कुल, FeCl3 आ जाएगा। ये सारे वो एग्जाम्पल हैं जिनमें सेंट्रल मेटल का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है,
ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से। ऑक्टेट कंप्लीट इन द सेंस सेंट्रल एटम, जो ऑक्टेट कंप्लीट वाली कहानी है वो किसके रेफरेंस में? सेंट्रल एटम के। ये सारे वो एग्जाम्पल हैं लुईस एसिड के जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। दूसरे नंबर पे वो एग्जाम्पल्स लेते हैं इन विच, मतलब कंपाउंड्स इन विच central atom have in which central atom have vacant orbitals, जिनके जिनका ऑक्टेट तो कंप्लीट होता है, जिनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट तो कंप्लीट होता है लेकिन उनके सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। वो वैकेंट ऑर्बिटल्स बेसिकली डी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, एफ ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, डी ऑर्बिटल्स भी, पी ऑर्बिटल्स भी। मेनली जो टारगेट होता है वो केवल और केवल पी ऑर्बिटल्स का होता है, सॉरी डी ऑर्बिटल्स का, इन विच सेंट्रल एटम्स हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स। और ज्यादा सही ये लगेगा जब हम लोग लिख दें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। और इस कैटेगरी में जो एग्जाम्पल्स आएंगे वो आएंगे आपके SnF4, ध्यान रख लेना, SnCl4, PF5, PF3 आएगा आपका, आपका SF4 आ सकता है, आपका TiCl4 आएगा। ये सारे लुईस एसिड हैं, लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन किस वजह से? क्योंकि इनका जो सेंट्रल एटम है उनमें वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, और बेसिकली वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी के एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। तीसरी कैटेगरी में लुईस एसिड कौन से होंगे? सिंपल कैटायंस। जो सिंपल कैटायंस हैं वो भी लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। जैसे हम लोग कह सकते हैं Ag+, आपका Cu2+, आपका Al3+, आपका कोबाल्ट 3+, आपका Mg2+। ये सारे कैटायन है और ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखो जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आपको पता है ना, जो भी मेटल आयन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करेगा, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा, वो जो लिगेंड है उससे लोन पेयर ही तो एक्सेप्ट करता है। इसलिए वो सारे कैटायंस जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, वो सारे के सारे कैटायन भी लुईस एसिड का काम करते हैं। कौन से एसिड का? लुईस एसिड का। क्योंकि ये सारे कैटायन जो है वो लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, वो लिगेंड से, ठीक है। तो सिंपल कैटायंस जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए वो सिंपल कैटायन लुईस एसिड की तरह बिहेव करें। इसके अलावा नंबर 4 पे सम कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, सम कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ध्यान रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एक तो आपका CO, ठीक है, एक आपका कार्बन डाइसल्फाइड, ध्यान रख लेना, एक आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ये तीनों स्पेसीज भी लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, और लोन पेयर एक्सेप्ट करने के कारण ये तीनों स्पेसीज भी जो हैं वो लुईस एसिड की भांति बिहेव करते हैं। ये ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। लोन पेयर कहाँ एक्सेप्ट करेंगे ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो अगर देखा जाए तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन पे पॉजिटिव, इधर इस कार्बन पे पॉजिटिव और इस सल्फर पे पॉजिटिव, तो ये इनका जो लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला सेंटर होता है। एक दूसरा तरीका और होता है, इनका जो पाई स्टार होता है वो भी वैकेंट होता है, तो ये पाई स्टार भी बेसिकली लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए ये भी इस लोन पेयर का ये लोन पेयर एक्सेप्ट किस में करेंगे? पाई स्टार में, ध्यान रखना। इस वजह से ये जो है वो भी लुईस एसिड की भांति भी है। तो मैंने आपको 4 तरह के एग्जाम्पल बता दिए हैं जो लुईस एसिड का वर्क करते हैं। ध्यान रखना चारों एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। कंपाउंड्स हैविंग, तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए हैं लुईस एसिड्स के, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं लुईस बेस की। देखो, लुईस बेसेज में मैंने क्या बताया आप लोगों को? मैंने आप लोगों को बताया कि वो सारे कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, जो लोन पेयर, वो क्या कहलाते हैं? उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो हम लोग अब बेसेज के एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो कुछ सबसे पहले बेसेज में आएगा ऑल एनायंस। जो भी एनायन होंगे, ऑल एनायंस जो हैं वो लुईस बेस का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल NO3 माइनस, Cl माइनस, OH माइनस, क्योंकि इनके पास नेगेटिव चार्ज होता है और वो नेगेटिव चार्ज लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज के पास क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आगे चलें। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में क्या है? मोलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर, लोन पेयर्स, और वो लोन पेयर वन और मोर लोन पेयर हो सकता है। एक लोन पेयर भी हो सकता है, वन और मोर लोन पेयर्स। कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें एक एटम के पास या तो एक लोन पेयर होगा या फिर एक से ज्यादा लोन पेयर होंगे। फॉर एग्जांपल H2O, NH3। ठीक है, NH3 के बाद में आपका ROH हो गया। ROH के बाद में आपके नाइट्रोजन के हैलाइड्स हो गए, R2S हो गया। इनमें देखो, इसमें सल्फर के पास, इसमें नाइट्रोजन के पास, इसमें ऑक्सीजन के पास, इसमें नाइट्रोजन के पास और इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। और इस कंडीशन में जो है, ये सारे के सारे जो हैं एज ए लुईस बेस वर्क करते हैं, क्योंकि ये लोन पेयर क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद देखो, एक और एग्जांपल हम लोग लुईस बेस की कैटेगरी में लेते हैं, और वो है हमारा मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स। मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स। मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स का मतलब है वो सारे कंपाउंड्स जिनमें मल्टीपल बॉन्ड पाए जाते हैं, मीन्स जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। देखो, वहां पे भी मैंने एग्जांपल बताए थे आपको लुईस एसिड में। जैसे देखो, यहाँ पे मैंने ये वाले एग्जांपल बताए थे मल्टीपल बॉन्ड वाले। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड वाले होंगे जो लुईस बेस का काम करेंगे। जैसे हम लोग बात करें कार्बोनाइल का, ये कार्बोनाइल में इसके पास एक लोन पेयर होता है, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ऐसे ही NO की बात करें तो NO में एक लोन पेयर, और यहाँ पे से ये अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये भी लुईस बेस का वर्क करेगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग बेस होता है, ध्यान रख लेना। पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लुईस बेस, ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। और ऐसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो वो भी पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लुईस बेस होता है, ध्यान रख लेना। पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लुईस बेस होता है। ये सारा आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो, ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने बताए हैं, ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं लुईस एसिडिटी और लुईस बेसिसिटी में। ठीक है, यहां तक आप लोग देख लो, कोई इश्यू तो आप लोग पूछ लेना। चले आगे। देखो, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूं जो लुईस एसिडिटी को इफेक्ट करते हैं। और लुईस एसिडिटी को कैसे इफेक्ट करेंगे? देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए SN+4 और SN+2 में
किसकी लुईस एसिडिटी ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कैटाइन जो होता है वो लुईस एसिड का वर्क करता है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इसकी लुईस एसिडिटी ज्यादा होगी, ध्यान रखना। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें Fe+3 की Fe+2 के कंपैरिजन में, तो इसकी लुईस एसिडिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इस पे चार्ज ज्यादा है तो इसके लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें लिथियम प्लस, सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस की, तो इनमें सबसे ज्यादा जो लुईस एसिडिटी होगी वो लिथियम प्लस की, फिर सोडियम प्लस की और फिर पोटेशियम प्लस की, क्योंकि इसकी साइज जो है वो सबसे कम है, और साइज कम होने के कारण जो लोन पेयर आएगा उस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसलिए इसकी लुईस एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले लिथियम प्लस, लिथियम प्लस के बाद बोरोन+2 और बेरिलियम+3 की बात कर लें, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के साथ साथ लुईस एसिडिटी भी इंक्रीज होती है, ध्यान रखें। जितना ज्यादा चार्ज होगा लुईस एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। एक एग्जांपल मैंने पहले भी बता दिया था, बाकी फिर भी ध्यान रखना, Bi3, PBr3, BCl3 और BF3, इन चारों की लुईस एसिडिटी का ऑर्डर जो होता है वो ये वाला होता है। क्यों होता है वो मैंने बता दिया था, क्योंकि यहाँ पे BF3 में जो है सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग होती है, पी पाई बैक बॉन्डिंग होती है, और पी पाई बैक बॉन्डिंग होने से यहाँ पे ये जो बोरोन है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, मींस इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, मींस इसकी लुईस एसिडिटी कम हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर इनकी कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना, Bi3 की लुईस एसिडिटी सबसे ज्यादा है, फिर BBr3 की है, और BBr3 के बाद में जो है BF3 इसकी BCl3 की है, और BCl3 के बाद में BF3 की। Bi3 मोस्ट लुईस एसिडिक है और BF3 जो है वो लीस्ट लुईस एसिड। ठीक है भाई, यहां तक चेक कर लो आप लोग, कोई भी इशू तो पूछ लेना। तो एक तरह से देखो यहां तक हमने वो सारा मैटर डिस्कस कर लिया है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग एसिड और बेस के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। 3 थ्योरीज मैंने आपको बता दी हैं। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी थी आर्रेनियस थ्योरी मैंने बता दी, उसका ड्रॉबैक मैंने बता दिया है। ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी हमने डिस्कस कर लिया है, और जो तीसरे नंबर पे लुईस एसिड बेस थ्योरी थी वो थ्योरी हमने डिस्कस कर ली है। एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए हैं, लुईस एसिडिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो एक तरह से अब तक हमारा जो एसिड बेस का कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया है। अब देखो मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट बता दिए हैं, मैंने आपको एसिड बेस बता दिए, एसिड क्या होते हैं बेस क्या होती है, अलग अलग थ्योरीज मैंने बता दी हैं। जो आपके काम की थी वो वाली, एक हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी भी होती है, वो हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई है उसका। अब देखो हमने इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लिया, आयनिक इक्विलिब्रियम जो है सारा जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होकर के आयंस देते हैं। हमने फिर इलेक्ट्रोलाइट्स को 3 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया, एसिड बेस और सॉल्ट। सॉल्ट तो मैंने बता ही दिया, जैसे NaCl वगैरह ये सारे सॉल्ट है। एसिड मैंने सारे बता दिए, बेस मैंने बता दिए हैं। अब इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो, अब इंपॉर्टेंट चीजों में क्या है देखो, अब हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीजों की जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो हमारा होता है पीएच स्केल, ये सबसे इंपॉर्टेंट। देखो पीएच स्केल और जो हमारा पीओएच स्केल, देखो पीएच स्केल और जो पीओएच स्केल है वो 0 से लेकर के 14 तक होता है, और जो हमारा पीएच प्लस पीओएच होता है वो हमेशा 14 के इक्वल होता है। बहुत काम आएंगी ये चीजें, एक एक चीज को आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, पीएच स्केल पीओएच स्केल, देखो 0 से 7 और 7 से 14। देखो ये वाला जो जिस सॉल्यूशन या जिस एसिड बेस या जो भी कोई न्यूट्रल कंपाउंड है हमारा, उसकी अगर पीएच 7 है तो वो हमेशा न्यूट्रल कंपाउंड होता है, ना एसिडिक ना बेसिक। और अगर 7 से कम है, पीएच लेस देन 7 है, वो एसिडिक, ध्यान रख लेना।
अगर किसी का पीएच 0 है तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। ध्यान रख लेना, 0 का मतलब न्यूट्रल मत कर देना। पीएच 0 का मतलब वो कंपाउंड बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। ऐसे ही अगर पीएच 14 है तो वो भी आपका बहुत ज्यादा बेसिक होगा। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर पीएच जो है आपका वो ग्रेटर देन 7 है तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक नेचर का होगा। देखो, बेसिक नेचर को बेसिकली पीओएस से शो किया जाता है और एसिडिक नेचर को बेसिकली पीएच से शो किया जाता है। पीएच और पीओएच का जो योग होता है या जो एडिशन होता है वो किसके बराबर होता है? 14 के बराबर होता है। ये कभी 13 भी होगा, मैं बताऊंगा जब 13 कब होगा, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जनरल आप लोग ध्यान रखना कि पीएच और पीओएच का जो एडिशन है, जो योग होता है, दोनों मिलाकर के कितने होते हैं? 14 के इक्वल होते हैं। तो देखो, सारा कुछ मैंने बता दिया। अगर 0 पीएच होगी तो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, 7 पीएच होगी तो न्यूट्रल होगा, 7 से ज्यादा होगी तो बेसिक होगा। जैसे जैसे 7 से ज्यादा बढ़ेगा पीएच, बेसिसिटी बढ़ती जाएगी, 14 पे जाके बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा। और 7 से कम जैसे जैसे पीएच होगी एसिडिटी बढ़ती जाएगी, 0 पे आकर के बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। वैसे कई बार आप पढ़ोगे थोड़े से स्टैंडर्ड पे जाके तो कई बार कुछ सॉल्यूशंस की पीएच माइनस में भी होती है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। बल्कि हम लोग जो पीएच स्केल है उसमें पढ़ते नहीं है, वो 0 to 14 पढ़ते हैं। ऐसा संभव भी नहीं होता है, लेकिन कुछ जगह बहुत हाई लेवल की बुक्स में आप कई बार पढ़ोगे कि कई बार पीएच जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो पीएच का हमें पता चल गया, एसिडिक बेसिक नेचर का हमें पता चल गया कि कब एसिडिक होगा कब बेसिक नेचर होगा। अब देखो, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो एसिडिटी होती है वो H प्लस आयंस की वजह से होती है, और जो बेसिसिटी होती है वो OH माइनस आयंस की वजह से होती है। H प्लस आयंस की वजह से एसिडिटी होती है, मतलब एसिडिक नेचर होती है, और इसकी नजर से OH माइनस आयंस की वजह से बेसिसिटी होती है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, अब देखो, अगर हमें ये कह दिया जाए कि तुम्हारे पास H प्लस आयन की कंसंट्रेशन X है, ये X क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। या आपको कह दिया जाए कि Y जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस है, तो हमें ये पूछता है कि इसका पीएच कितना होगा, या इसका पीओएच कितना होगा, या इसका पीओएच कितना होगा, या इसका पीएच कितना होगा। क्योंकि अगर हमने पीएच निकाल लिया तो हम लोग पीओएच निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से। और अगर हमने पीओएच निकाल लिया तो हम लोग भी फिर पीओएच निकाल सकते हैं, सॉरी, पीओएच निकाल दिया तो फिर पीएच निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। तो अगर आपको H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दी गई है तो वो पीएच भी पूछ सकता है और पीओएच भी पूछ सकता है, लेकिन निकालनी पड़ेगी आपको पहले पीएच। ऐसे ही अगर पीओएच माइनस की कंसंट्रेशन दे रखी है तो आपको निकालनी पड़ेगी, आपको पीओएच निकाल लोगे और फिर उससे पीएच निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पीएच और पीओएच जो है वो कितने के इक्वल होती है? 14 के इक्वल। तो हम लोग अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, हाउ टू कैलकुलेट पीएच एंड पीओएच, कैलकुलेशन ऑफ पीएच एंड पीओएच, ये ध्यान रखना। अब देखो आप लोग, देखो, अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पीएच के लिए हमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पता होना चाहिए, और पीओएच के लिए हमें OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, पीएच होती क्या है मैं बता देता हूं सिंपल। पीएच जो होता है वो नेगेटिव लोगरिथम होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, और जो आपका पीओएच होता है वो होता है नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, दोनों फॉर्मूले ध्यान रख लेना। और तीसरा आपको पता है पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, ये आपको पता ही है। ये तीन चीजें पीएच कैलकुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट कारगर साबित होंगी, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, अब सिचुएशन क्या है, देखो अब वो कहानी आएगी वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाली, क्योंकि कोई एसिड जो है वो वीक हो सकता है और कोई एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अब देखो आप लोग, देखना क्या है, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे।
कि पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। पीएच मान लो या पीओएच मान लो, अगर एसिड है तो पीएच और अगर बेस है तो पीओएच। तो देखो फॉर्मूले तो मैंने बता ही दिया आपको, पीएच बराबर माइनस लोग एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन और पीओएच बराबर माइनस लोग ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि हमें कैलकुलेट करना है एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन और ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन, तभी तो इस वैल्यू में इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे। तो देखो अगर आपका एसिड स्ट्रोंग है या आपका बेस स्ट्रोंग है तो ध्यान रखना जो आपकी एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी, जो एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस इट्स बेसिसिटी। ध्यान रख लेना भाई, क्यों होगी मैं बता देता हूं आप लोगों को। सपोज आपके पास H2SO4 है, तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये डिसोसिएट होता है 2H प्लस SO4 2 माइनस। तो देखो कितने H प्लस दे रहा है, 2, तो ये इसकी क्या हुई, बेसिसिटी। तो देखो अगर हमें इस H2SO4 से मिलने वाले H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो देखो अगर आपके पास 100 H2SO4 थे तो 100 के 100 डिसोशिएट होंगे, तो आपके पास जो H प्लस आयन बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 200। मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड थी उसको इसकी बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ, नेक्स्ट पेज में बात कर लेते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आयन की बात करें तो इसका होगा कंसंट्रेशन ऑफ बेस इनटू इट्स एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब होता है ये कितने ओ एच माइनस देता है। जैसे अगर हम लोग बात करें NaOH की, तो NaOH देखो आपको पता है एक Na प्लस और एक OH माइनस देता है। इसका मतलब जो NaOH की कंसंट्रेशन होगी वो हमेशा बेस की कंसंट्रेशन, मतलब जो OH माइनस की कंसंट्रेशन होगी वो बेस के कंसंट्रेशन की बराबर होगी। और अगर हम लोग बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो आपको पता है कि जो कैल्शियम है वो 2OH माइनस देगा। तो जो आपकी जो बेस की कंसंट्रेशन होगी उसको इसकी एसिडिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। मींस अगर आपको ये कहा जाए कि आपको 0.1 मोल का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया गया, इसकी पीएच निकालो, तो आपके पास जो आपको क्या करना पड़ेगा, OH माइनस की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। और OH माइनस की कंसंट्रेशन का मतलब है कि एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH माइनस देगा, तो इसकी कंसंट्रेशन 10 डबल हो जाएगी। तो यहाँ से जो हमारे पास OH माइनस की कंसंट्रेशन आएगी वो कितनी आएगी, 0.2 आ जाएगी। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ध्यान से समझना, आपको कह दिया जाए कि 0.2 मोलरिटी का H2SO4 है, ध्यान रखना, तो आपको पीएच निकालना है, तो पीएच के लिए आपको क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ OH H माइनस। तो देखो आपको पता है कितने H प्लस देता है, 2H प्लस, मतलब इसकी बेसिसिटी 2 है, तो इसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.2 इंटू 2, तो आपके पास इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो ये वाली आएगी। और अगर आपको कह दिया जाए कि आपको HCl दिया गया है 0.0 मोलरता का, तो ध्यान रखना यहां से केवल एक H प्लस आएगा, तो इस H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी इतनी ही रह जाएगी। देखो ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूं कि जब भी आपको पीएच कैलकुलेट करनी है तो आपको सबसे पहले H प्लस आयनों की कंसंट्रेशन का पता होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग जो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है उसकी कंसंट्रेशन को उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस 100% डिसोसिएट होते हैं। बाकी तो देखो सारी चीजें तब समझ में आएंगी जब हम लोग एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोग बस इतना समझो कि कैसे हम लोग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे, और फिर आपको क्या करना है, उस कंसंट्रेशन की वैल्यू रखनी है इस फॉर्मूले में, और यहाँ पे लोग OH माइनस। ठीक है, ये आपकी कहानी है। अभी देखो हमने पीएच नहीं निकाली, हमने केवल ये सीखा है कि पीएच निकालने के लिए H प्लस आयन और OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन कैसे निकाल। तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कहानी हो गई। अब देखो दूसरे नंबर पे कहानी आती है वीक एसिड और वीक बेस की। मतलब
हमें अगर पीएच या पीओएच निकालनी है इसकी, वीक एसिड और वीक बेस की, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो फॉर्मूला तो वो का वही रहेगा, बस हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब आपको सबको पता है कि जो वीक एसिड और वीक बेस होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो 100% डिसोसिएट नहीं होता है, उसका कुछ अमाउंट डिसोसिएट होता है, और उस अमाउंट को हम लोग क्या बोल रहे थे, अभी मैंने बताया था अल्फा। तो सबसे पहले अगर हमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है या फिर OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो इसकी कंसंट्रेशन मैंने आपको बताया था, याद करो, मैंने आपको वहां बताया था इससे AB, और मैंने ये बताया था A प्लस और B माइनस, मैंने बताया था इसकी कंसंट्रेशन C अल्फा, इसकी कंसंट्रेशन C अल्फा। अगर यही आपका एसिड है तो आपका बनेगा H प्लस X माइनस, तो इसकी कंसंट्रेशन C अल्फा, इसकी कंसंट्रेशन C अल्फा। और अगर यही आपका बेस है, याद कर लो सारी चीजें, ये M प्लस और ये OH माइनस, इसकी कंसंट्रेशन C अल्फा, इसकी कंसंट्रेशन C अल्फा। तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड और वीक बेस है, तो उसकी कंसंट्रेशन के लिए आप फॉर्मूला यूज करना C अल्फा C अल्फा। C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस, और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वो अमाउंट आपको देगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको देगा, उससे एसिड या बेस की कंसंट्रेशन आपको देगा, और फिर आपको कंसंट्रेशन निकालनी है H प्लस आयन और OH माइनस। देखो अभी तक हमने पीएच कैलकुलेट नहीं किया, ध्यान रख लेना, अभी तक हमने पीएच कैलकुलेट नहीं की है। और पीएच कैलकुलेट करने का कैसे, पीएच कैलकुलेट करने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए किसकी, H प्लस आयन और OH माइनस आयन की, वो मैं अभी आपको यही बता रहा हूं कि वो कंसंट्रेशन हम लोग कैसे निकालें। बाकी और कहानी आपको पता ही है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लो, ये जो होता है वो इसके बराबर भी हो सकता है, ध्यान रखना, और ये जो है वो इसके बराबर भी हो सकता है, ध्यान रखना, मैंने बता दिया है सारी चीजें, समझ लेना। इसी तरह OH माइनस की जो कंसंट्रेशन निकाली जाएगी वो आपकी हो सकती है KB इंटू सी, और ये आपकी हो सकती है KB अपॉन सी, ध्यान रखना। ये सारे फॉर्मूले जो हैं, देखो मैंने आपको पहले बता रहा हूँ, मैंने आप स्टार्टिंग में कहा था कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लो केवल यूज इसलिए किया जाता है कि हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकें, अल्फा निकाल सके, कितनी मात्रा डिसोसिएट होगी, और उस डिसोसिएट मात्रा से ही हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और OH माइनस आयन निकाल। ठीक है भाई, तो यहां तक मैंने आपको बता दिया है कि हम लोग पीएच निकालने के लिए या पीओएच निकालने के लिए कैसे निकालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। एक और कुछ चीज है, कुछ चीजें और, वैसे कोई मतलब नहीं इन चीजों का, लेकिन आप सीधा सीधा फॉर्मूला ध्यान रख लेना। अगर आपके पास कोई वीक मोनोबेसिक एसिड है, वीक मोनोबेसिक मतलब वीक है और एक H प्लस देता है, तो उसकी पीएच कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना, एक पीएच इक्वल टू 1/2 pKa माइनस log C। देखो मैं बता देता हूँ, ये फॉर्मूला आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है बस। और आपको जब भी आपके पास कभी न्यूमेरिकल आए तो आप लोग देख लेना कि इस न्यूमेरिकल में तो फिट नहीं हो रही हैं वो वैल्यूज, कि आपको अगर pKa दे दे, देखो देखो मैं पीएच तो जानते हो, pKa क्या है, Ka क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। सी क्या है, कंसंट्रेशन है, और पीके क्या हो जाएगा, पीके का मतलब हो जाएगा इसका लोग, पीके का मतलब होता है, कभी भी देख लेना, इसको लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा लोग के ए, इसको ये लिखा जाता है, मैं आगे और बताऊंगा, पहले एक बार समझ लो आप लोग। तो अगर आपको पीके ए की वैल्यू दे रखी है और सी की वैल्यू दे रखी है, तो आप लोग जो है इससे वीक मोनोबेसिक एसिड की पीएच निकाल सकते हो। और अगर आपके पास कोई वीक मोनो एसिडिक, मोनो एसिडिक बेस है, ध्यान रखना, मोनो एसिडिक बेस है, तो इसकी पीओएच निकालने का फॉर्मूला होगा 1/2 pKb माइनस log C। देखो ये फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया कि कई बार आरपीएससी ने इस न्यूमेरिकल पे क्वेश्चन पूछे हैं, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो चेक कर लो आप लोग एक बार, अगर कोई भी इशू हो तो पूछ लेना आप लोग, ठीक है।
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। और इसके बाद की कहानी आपको बताइए, मैंने बताई दिया है। पी एच प्लस पी ओ एच जो है वो किसके बराबर होता है? 14 के बराबर होता है। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं, देखो इसी फॉर्मूले को अगर कन्वर्ट करें तो देखो पी ओ एच के बराबर क्या होगा? देखो याद करो, 14 माइनस पी एच होगा, बिल्कुल सही है। 14 माइनस पी ओ एच होगा, या फिर पी एच बराबर क्या होगा? 14 माइनस पी ओ एच, और ये पी ओ एच की जगह ये वाली वैल्यू रख दे तो पी एच बराबर दूसरा फॉर्मूला 14 माइनस 1/2 पी के बी माइनस log सी। कैसे भी हो सकता है, बट ये फॉर्मूले जरूर आप लोग ध्यान रखें। ये सारी चीजें देखो आपको तब समझ में आएंगी जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सारा जो पोर्शन होगा हमारा, वो सारा का सारा न्यूमेरिकल्स का पोर्शन होगा, ध्यान रखें। ठीक है, तो ये मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए हैं। अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। आज मैं केवल आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ, कल हम लोग न्यूमेरिकल्स निकालेंगे, जितने भी 10-15 न्यूमेरिकल होंगे हमारे पीएच निकालने के, ये ध्यान रखें। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे पीएच ऑफ साल्ट्स की। पहले हम लोग, जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कल की क्लास में ही, क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बेसिकली पीएच का, या तो एसिड की पीएच या बेस की पीएच। इसके आगे का तो थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, जो कॉलेज लेक्चरर वगैरह नेट वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखो, हमने एसिड बेस की थ्योरीज पढ़ ली, हमने पीएच निकालने का फॉर्मूला पढ़ लिया, पीओएच का फॉर्मूला मैंने बता दिया है। एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाएगी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, ओ एच माइनस आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाएगी स्ट्रॉन्ग और वीक बेस के लिए। उसके बाद कुछ फॉर्मूले मैंने बताए हैं। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आपके पास एक एसिड है और एक बेस है, तो इनके लिए हम लोग एनालिटिकल फॉर्मूला यूज करते हैं ऐसा, ये आपका एसिड है और ये आपका बेस है। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिकली न्यूट्रल होता है अगर इनकी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम सेम है। तो दो सॉल्यूशन है, एक एसिड है एक बेस है, और दोनों मतलब मोनो एसिडिक और मोनो बेसिक सिस्टम है ये। एसिड एक H प्लस देता है और बेस एक HOH माइनस देता है। उस कंडीशन में दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो ऐसा जो सॉल्यूशन होगा अगर उसको मिक्स करते हैं तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा एसिड है या दो या दो से ज्यादा बेस है, तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसका कंसंट्रेशन या उसका वॉल्यूम या उसका पीएच कैसे निकालोगे? क्योंकि देखो आपको पता है पीएच निकालने के लिए आपको कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी ओ एच माइनस की, और पीओएच निकालने के लिए आपको कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी ओ एच माइनस की। तो एच और एच प्लस और ओ एच माइनस की इनकी कंसंट्रेशन कब होगी? जब आपको फाइनल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का पता होगा। तो हमें सबसे पहले फाइनल कंसंट्रेशन निकालेंगे। अगर सपोज आपके पास दो एसिड है तो उनकी कंसंट्रेशन हो गई N1 प्लस बी वन, N1 प्लस बी वन, N2 प्लस बी टू, दिस इक्वल्स टू N3 V3। ये कंडीशन होगी कि आपके पास दो एसिड है या दो बेस है, ये पहले वाले एसिड या बेस की कंसंट्रेशन, ये उसका वॉल्यूम, ये दूसरे वाले एसिड या बेस की कंसंट्रेशन, ये उसका वॉल्यूम। तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसकी कंसंट्रेशन N3 होगी और उसका जो वॉल्यूम होगा वो V3 होगा। ऐसे तीन हो तो एक और ले लेंगे N3 प्लस V3। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये किसके लिए है? टू एसिड को मिक्स किया जाए या फिर टू बेस को मिक्स किया जाए, ध्यान रखना। और एक फॉर्मूला और ध्यान रखना, अगर आपके पास वन एसिड है प्लस वन बेस है और उनको मिक्स किया जाए, तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी उसको निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं N1 B1 बराबर N2 V2 इक्वल्स टू N3 V3। अब ध्यान रख लेना, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, अगर एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो फाइनल जो वॉल्यूम फाइनल जो सॉल्यूशन बनेगा वो एसिडिक होगा, और अगर बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो बेसिक होगा। ये फॉर्मूले ध्यान रखना, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज करते हैं और इनको लॉ ऑफ डाइल्यूशन भी बोलते हैं। ध्यान रखना, ये सब चीजें भी कल हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तब काम आएंगी, इसलिए ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं।
और इनका कोई स्पेशल यूज नहीं है, ध्यान रख लेना। इनका यूज इतना ही है कि जल कब हम लोग जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें काम आनी हैं। जैसे मान लो आपको कह दिया कि आपके पास 0.1 मोलरता का जो है वो एक आपके पास HCl सॉल्यूशन है, और एक जो सॉल्यूशन है वो 0.2 मोलरता का HCl सॉल्यूशन है। ये आपका 50 ml है और ये आपका 50 ml है। तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा इन दोनों को मिक्स करने पर उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? N1B1 प्लस N2V2 इक्वल्स टू N3V3। कल करेंगे हम लोग इस टाइप के, कम से कम भी 20 से 25 सवाल हम लोग रखेंगे इस टाइप के, देखो ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों की जो डिमांड थी कि सर इस टाइप के क्वेश्चन हमें करवा दो, तो हम लोग कल की क्लास में उन सारे क्वेश्चंस को खत्म कर लेंगे। देखो तो एक बार आप लोग इतना सारा आज की क्लास का कवर कर लेना, और कल हम लोग सीधे ही फिर न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई। तो एक थ्योरी वाला पोर्शन जो है वो हम लोगों ने खत्म कर लिया है। देखो अभी आपके कुछ डाउट्स रह सकते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो कल मेरी कोशिश रहेगी 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कुछ एग्जाम में आए हुए, कुछ मेरी तरफ से। मैं सारे कंसेप्ट जो आज मतलब मेन टारगेट हमारा रहेगा पीएच कैलकुलेशन। ठीक है, तो हमारी ये पहली क्लास आयनिक इक्विलिब्रियम की खत्म। कल हम लोग सारा जो है, कल क्लास जो सारी रहेगी वो मैं आपको कल पीएच निकालना, लोग निकालना, बहुत सारी चीजें बताऊंगा। जो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। 100% कल की क्लास आपको एक नंबर दे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का दे के जाएगी, और वो क्वेश्चन होगा जिसको हर कोई स्टूडेंट नहीं करता है। मतलब ये वो क्वेश्चन होगा जिस क्वेश्चन को सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट करते हैं, जिसको सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि। लगे रहो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं है। आपको करके दिखाना है और आप करोगे 100%।